परसों ब्लॉक अध्यक्ष की लिस्ट आउट होती है और एक दिन के इतने कम पीरियड में इंद्री के जन जन के प्रिय सचिन बुडनपर जी ने 24 घंटे के नोटिस पर इतनी भीषण गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर है और हजारों युवा इन्होंने यहाँ इकट्ठे कर दिए, तो ये सिद्ध करता है कि पार्टी ने एक अच्छे मजबूत साथी को ब्लॉक अध्यक्ष चुना है। तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का और सचिन बुडनपुर जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये कांग्रेस को बुलंदियों पर ले जाएंगे और इंद्री विधानसभा से निश्चित तौर पर अगला विधायक हमारा होगा। हरियाणा की अगर बात की जाए तो कितने आप लोगों ने अध्यक्ष चुने हैं? हमारे यहाँ 180 पूरे हरियाणा में अध्यक्ष बने हैं और 10 हमारे करनाल में बने हैं। तो मैं 10 के 10 नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों का भी बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर, विपक्षी भूमिका अहम निभाई जाएगी। देखिए, हमारा जो कांग्रेस का जो संगठन है वो ब्लॉक, जिला और प्रदेश और राष्ट्र, ये 4 परतें हैं। तो एक सबसे मजबूत जो परत थी वो ब्लॉक थी, ये बन चुका है और आप देखना हम बीजेपी को घेर कर उनसे पूरा जो उन्होंने आम जनता को निचोड़ा हुआ है महंगाई पर और स्टूडेंट्स के जो नीट जैसे पेपर आए दिन घोटाले हो रहे हैं, इन सब पर हम उनसे जवाब मांगेंगे। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूं कि भाई बीजेपी के लोग आइए हमारे साथ डिबेट कीजिए कि क्या डेवलपमेंट किया आपने, डिबेट कीजिए हमारे साथ। इंद्री हल्के का हमारे 2 ब्लॉक हैं, कुंजपुरा और इंद्री। इंद्री से भाई सचिन जी को बनाया गया है ब्लॉक स्तर का प्रधान और कुंजपुरा से रामवीर जी को। एक बहुत अच्छे संकेत हैं जिससे हम आगे चलकर अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। आज के दिन हम सभी सचिन जी को बधाई देने के लिए उनके इस प्रोग्राम में यहाँ शामिल हुए हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्र हैं। उनको बधाई देते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए ज़्यादा मजबूती के साथ आगे चलेंगे। इस नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं और प्रदेश के नेताओं का, राव नरेंद्र जी का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उनका धन्यवाद करते हैं और अपने जिलाध्यक्ष जी का, राजेश वैद्य जी का, सबका धन्यवाद करते हैं। और आज हमें ये एक धन्यवाद कार्यकर्ताओं का एक प्रोग्राम रखा था जो आज सभी साथी इतनी गर्म पहुंचे, उनका धन्यवाद करता हूँ। ब्लॉक लेवल की आपको जिम्मेदारी गई है, ब्लॉक स्तर पर क्या लगता है, क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको क्या मानते हैं आप? देखो, इंद्री अपना घर है, यहाँ तो लगातार आना जाना रहता ही है। सचिन जो है वो एक्सेलेंट, जिसको बोलते हैं कि बहुत बढ़िया जो सोच, ऐसी सोच का हमारा छोटा भाई अध्यक्ष बना है। उनको बधाई देने के लिए पूरी टीम यहाँ पे आई है। आज सबसे बढ़िया चीज हमें ये लगी कि युवाओं की भागीदारी बहुत बढ़िया थी और ये इस चीज की ओर संकेत भी करते हैं कि इंद्री का जो भविष्य है वो निश्चित तौर पे वो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के मार्फत आगे लिखा जाएगा। और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रोग्राम भी आप कवर करने के लिए आ ही जाते हो। ऐसी परिस्थिति में कि जब मीडिया के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, उसके बावजूद भी आप लोग कांग्रेस के प्रोग्रामों के अंदर आके और उसको पूरा, मेरे ख्याल में भाई के तो 50,000 लाख से भी ऊपर कई बार व्यूज जाते हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पे हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष के अंदर वो लोगों की आवाज वो उठाई जा रही है देश के संविधान के पक्ष में। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार देश के संविधान को निशाना बना के और उसके अंदर दी गई ताकतों को तोड़ने का काम कर रही है। आप लोगों ने पूर्व के अंदर अभी एक प्रकरण सुना कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का न उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है, न उनके खिलाफ कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया, न कोई उनको सजा मिली है। एक गांधीवादी नेत्री जिन्होंने लगातार आम परिवार के लोगों को राजनीतिक मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, ऐसी आवाज को राज्यसभा में जाने से रोकने के लिए उन्होंने उनका नामांकन ही रद्द कर दिया बगैर किसी वजह के। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पिटीशन दायर करने के लिए गए कि क्या आरओ को किसी का नॉमिनेशन रद्द करने का अधिकार है, तो उन्होंने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। आज तक भी पिटीशन का जवाब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया। और उससे बड़ा दुर्भाग्य, जब इस चीज को, इस प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गए
तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी संज्ञान लेने से मना कर दिया, और उसके बाद पूरे भारत के अंदर गांधी का चरखा वो लगातार हर राज्य के अंदर चलना शुरू हुआ। ये समय है, ये गांधी का समय है, ये अंबेडकर का समय है। इन दोनों के विचार को पुनः जिंदा होना पड़ेगा, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये तानाशाह शक्तियां, ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति से प्रभावित है। तो इस देश के अंदर ये लोग फूट डालो राज करे की नीति से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के वोट के अधिकार को छीन लिया, फिर चुनाव की सीट को छीनने का काम किया, और भविष्य में हमें यह भी शंका है कि लाखों गांव के अंदर, 6 लाख से ज्यादा गांव के अंदर जो पंचायत के चुनाव होते हैं, उनके चुनाव को भी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मार्फत प्रभावित करने का निश्चित तौर पे काम करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था को कुचलने का काम करेंगे। तो हम सब कांग्रेस के साथी, हमारे लिए एक एक ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, एक एक गांव इंपॉर्टेंट है। तो हम सब साथी मिलके इंद्री हलके के अंदर सचिन बुडनपुर जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी वो घर घर जाके लोगों को सच्चाई बताने, लोगों से को भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई से अवगत कराएगी। और इसी तरीके से हमारे जिला स्तर के ऊपर हमारे दोनों अध्यक्ष आदरणीय राजेश वैद और हमारा शहरी अध्यक्ष पराग गाबा, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कांग्रेस का परचम लहराने का काम करेगी। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से राष्ट्रीय लेवल की जिम्मेदारी आपको दी गई है, अभी बीजेपी के द्वारा बोला गया कहीं ना कहीं ईंधन बचाओ या फिर यात्रा पर रोक लगाई गई है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ईंधन तो बचाना ही चाहिए, वो तो हम भी बोलते हैं कि नाजायज खर्च क्यों करें, लेकिन जब परिस्थितियां देश की अनुकूल ना हो, जब देश ग्रत के अंदर जा रहा हो, जब डॉलर के मुकाबले में रुपया लगातार गिरता जा रहा हो, और वो बात बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री कि ये रुपया नहीं गिरता, ये देश की शाख गिरती है, तो आज देश के सामने आके बताना चाहिए कि देश का रुपया वो डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर क्यों होता जा रहा है। आज उनको बताना चाहिए क्यों इथेनॉल की जो मात्रा है वो लगातार वो हमारे व्हीकल्स के अंदर, उसके पेट्रोल के अंदर बढ़ाई जा रही है, जबकि पता है कि जब से इथेनॉल की मात्रा उसमें बढ़ी है, कहीं ना कहीं उनकी एवरेज के अंदर भी कमी आई, और इंजन जो 15 साल 20 साल चल सकता था, उसकी जो लाइफ है वो भी आधी से कम रह जाएगी। तो ऐसी व्यवस्थाएं, जब लोग ये बोलते हैं कि गडकरी जी ने पूरे देश के अंदर रोडों का जाल बनाया, तो हम ये भी प्रश्न करते हैं कि रोडों का जाल जहां पे आप बनाते हो वहीं पे टोल टैक्स लगाते हो, क्या सरकारी खजाने से आपने उन रोडों का निर्माण किया? आप हम टाइम पीरियड भी नहीं होता, कितने साल का है, कितने टोल व्यक्ति जा चुका है, कोई उसकी रूपरेखा नहीं होती है। रोड बना दिए जाता है, स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, लेकिन कोई उसका पैमाना नहीं होता किसी भी तरीके। आज देश ये जानना भी चाहता है कि आज अगर हमारी जेब के ऊपर अलग अलग तरीके से डाका डालने का काम ये सरकार करती है, हमारे ऊपर जीएसटी लगाने का काम सरकार करती है, या अलग अलग प्रकार के स्वच्छ भारत के टैक्स लगाने का काम करती है, तो उनको ये जवाबदेह भी बनना चाहिए कि जब इस देश का नागरिक उनके सामने खड़ा होकर पूछे तो वो सामने आके उसका जवाब भी दे। निश्चित तौर पे आज देश की स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है, देश के अंदर महंगाई की मार है, देश का जो मिलियंस रुपए का सोना अभी बेचना पड़ा, तो ये अघोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर लागू कर चुके हैं, और इस अघोषित इमरजेंसी को लोगों के सामने हमारे देश का जो चौथा और मजबूत स्तंभ है वो मीडिया, वो लेके आ सकता है। तो मैं आप लोगों से भी ये उम्मीद रखूंगा कि आप लोग लगातार विपक्ष की आवाज उठाते भी हैं और खुद भी आप सवाल करते हैं। दांगी जी, मैं आपको देखता रहता हूँ, बहुत सवाल आप सरकार से भी करते हैं, विपक्ष से भी करते हैं, तो मीडिया को भी वो भय छोड़ना पड़ेगा और सामने आना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, ईवीएम जली है, क्या मानते हैं आप, क्या प्रकरण था और क्या? भैया, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से चुनाव जीतती है, उसके कुछ महीनों के बाद ही या तो ईवीएम को जला दिया जाता है या ट्रक के अंदर रख के उसको उल्टा दिया जाता है। आज अगर आप कहीं पे देखोगे, देश के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, पेपर लीक के बाद वहां पे क्या हुआ, वहां पे भी आग लगी। भैया, इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स है वो हमारे घर में भी है, वहां क्यों नहीं आग लगती? सर, हवाई मतलब जहाज से लेके आ गए सेना के, मतलब इसको कामयाबी मानते हैं देश के प्रति या क्या मानते हैं, मतलब एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए? ये सबसे बड़ी नाकामी इस सरकार की है। जो इस राष्ट्र के स्तंभ हैं हमारे देश के नौजवान, अगर उनको न्याय नहीं दे पा रहे,
उनको रोजगार नहीं दे पा रहे और इवन उनके पेपर भी समय पे और मुकम्मल नहीं करा पा रहे, तो आप लोगों के ऊपर लानत है। आप लोग अपने गिरेबान के अंदर झांकिए और सोचिए कि आज आप खड़े कहां हैं और इस देश को किस दिशा के अंदर आप लेके जाना चाहते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी भी एक समर्थन वो कर रही है, अपना प्रोटेस्ट कर रही है, क्या मत किस रूप में देखते हैं? एक्चुअली कॉकरोच जनता पार्टी वो लोगों के अंदर का जो गुस्सा है वो सामने आया है। कॉकरोच जनता पार्टी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी स्टैंड लेके नहीं आई है, ये लोगों का गुस्सा है जो किसी न किसी रूप में जब देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हमारे युवाओं को कॉकरोच बोले तो निश्चित तौर पे वो गुस्सा जो है हम सबका सामने आएगा और आना भी चाहिए। आज अगर विपक्ष सवाल करता है, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सवाल करते हैं तो उनका जो माइक है वो ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन सड़कों के ऊपर जब ये लाखों नौजवान निकलेंगे, करोड़ों की संख्या में नौजवान निकलेंगे, तो किसी की भुगत नहीं है कि वो उसका जवाब ना दे, जवाब तो देना पड़ेगा। पार्टी के जो नेता है अभी कम है, मैं ये बोलता हूं कि पहली बात तो जिसकी जान चली गई उसके परिवार के लिए पैसा मायने नहीं रखता, उनका बच्चा वापस नहीं आएगा। सबसे पहली मांग हमारी है कि ये सरकार करोड़ों देशवासियों के सामने आए और मीडिया के मार्फत करोड़ों देशवासियों से माफी मांगे। दूसरी मेरी डिमांड है कम से कम 5 करोड़ रुपए उनके परिवार को मुआवजे के तौर पे दें और उनके घर में अगर नौकरी करने वाला कोई दूसरा बच्चा है तो उसको नौकरी दें और इस देश के युवाओं के लिए आगे संकल्प लें कि इस तरीके के जो पेपर लीक के प्रकरण है वो पुनः रिपीट ना हो। उसको लगा लेते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं या पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो लगातार उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार सिख और हिंदू के बीच में जो खाई डालने के लिए पंजाबियों के खिलाफ जो टिप्पणी वो लगातार कर रहे हैं। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी की इकाई चंडीगढ़ के जो किसी इकाई के कोई पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने पंजाबियों के बारे कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका मतलब जो देश में हिंदू मुसलमान, जो कहीं पे ब्राह्मण और दलित, तो इसी प्रकार से पंजाब के अंदर हैं। और लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पंजाब के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, संयम रखे हैं तो निश्चित तौर पे वो लोग इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हाँ भैया, अगर ईवीएम का सहारा है, हाँ अगर गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे खेलता है तो वहां पर फिर सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। अभी तो राम कुछ मंदिर का एक आया है, राम मंदिर में जो एक घोटाला हुआ उसके बारे में कुछ मुंह में राम राम बगल में छुरी, 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला वो रामलला के मंदिर से। अरे कमाल की बात है, डूब मरो यार। आप जिस राम के नाम पर पूरे देश भर में वोट मांगते रहे, जिस रामलला के नाम पे आपने सरकार बनाई, आज उसी रामलला को लूटने के लिए आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आज राम हम सबके जो आराध्य भी हैं, उस आराध्य का अपमान, और पूरे उस आराध्य का अपमान नहीं, पूरे देश के हर नागरिक का अपमान वो भारतीय जनता पार्टी की सहमति से वहां के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन्होंने करने का काम किया है। तुरंत प्रभाव से इसकी छानबीन होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको अंदर का रास्ता दिखाना चाहिए। आपके चैनल के मार्फत एक और मांग मैं करना चाहूंगा कि मंदिरों के अंदर जो पुजारी का रूप है वो जाति आधारित नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे मंदिर ब्राह्मण बैठा है तो इस देश का अगर कोई दलित भी वहां बैठना चाहे, कोई पिछड़ा भी वहां पे बैठना चाहे, तो उसको भी अनुमति हो कि वो राम मंदिर के अंदर जाके पुजारी के तौर पे काम कर पाए।